आज बात करते हैं भारतीय फिल्म इतिहास के एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प अध्याय की। ये कहानी एक ऐसे स्टूडियो की है जहां कविता और पैनकेक मेकअप का आमना सामना कुछ ऐसे तरीकों से हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा, तो इस कहानी में उतरने के लिए सबसे सही जगह कौन सी होगी? जाहिर है एक फिल्म स्टूडियो का मेकअप रूम। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। ये वो दौर था जब जेमिनी स्टूडियो भारत के सबसे असरदार फिल्म स्टूडियोज में से एक हुआ करता था। इसे एसएस वासन ने शुरू किया था और इसका जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो तो अपने आप में एक अलग ही दुनिया थी। अब ये जो मेकअप रूम था ना, वो भी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी। सोचिए, रॉबर्ट क्लाइव के पुराने अस्तबल में बना हुआ था। हर तरफ से तेज गरम लाइटें चेहरे पर पड़ती थीं, जो एक्टर्स के लिए किसी जलती हुई मुसीबत से कम नहीं थी। और यहाँ काम करने वाले मेकअप आर्टिस्ट भी देश के अलग अलग कोनों से आए थे। पर्दे पर जो ड्रामा दिखता था वो तो कुछ भी नहीं था। असली कहानी तो पर्दे के पीछे थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं इस अजीबोगरीब दुनिया के कुछ अहम किरदारों से। तो स्टूडियो की पूरी सोशल लाइफ के सेंटर में थी एक क्लासिक ऑफिस राइवलरी। एक तरफ था 40 साल का एक ऑफिस बॉय जो एक्टर, राइटर सब बनना चाहता था, लेकिन अपनी नौकरी से फ्रस्ट्रेटेड था। और दूसरी तरफ थे कोथामगलम सुब्बू, स्टूडियो के नंबर 2, जो हर काम में माहिर थे और बॉस के चहेते भी। ऑफिस बॉय अपनी हर मुसीबत की जड़ सुब्बू को ही मानता था। और सुब्बू की काबिलियत का आलम यह था कि किसी मुश्किल सीन को लेकर जब सब हाथ खड़े कर देते थे तो बॉस बस उन्हें बुलाते थे और सुब्बू 1 मिनट के अंदर उस सीन को करने के 14 अलग अलग तरीके बता देते थे। कमाल था। स्टोरी डिपार्टमेंट में एक वकील साहब भी थे। मतलब सपनों की दुनिया में जीने वाले कवियों और लेखकों की भीड़ में एक बिल्कुल लॉजिकल आदमी। मशहूर थे कि एक बार गुस्से में टेप रिकॉर्डर चलाकर एक एक्ट्रेस का करियर ही खत्म कर दिया था। बाद में जब स्टूडियो ने कवियों की छुट्टी की तो इनकी नौकरी भी चली गई। तो पैनकेक, कविता और पॉलिटिक्स के इस अजीब से मिक्सचर में एक दिन कुछ बहुत ही अनोखा हुआ। एक ऐसी घटना जो एक रहस्य बन गई। सोचिए, एक दिन अचानक स्टूडियो का पूरा एक स्टेज खाली करा दिया जाता है, एक मेहमान के स्वागत के लिए। और मेहमान कौन? इंग्लैंड से आया एक कवि। अब इस खबर से तो पूरा स्टाफ ही चकरा गया। अब दिक्कत ये थी कि अंग्रेजी कविता के नाम पर वहां के लोग बस कुछ गिने चुने क्लासिक कवियों को ही जानते थे, जैसे वर्ड्सवर्थ या कीट्स। ये नया मेहमान कौन था, किसी को कोई अंदाजा नहीं था। और जब वो दिन आया तो वो इवेंट एक टोटल मिसकम्युनिकेशन का डिजास्टर साबित हुआ। एक लंबा गंभीर सा अंग्रेज आदमी कुछ बोल रहा था और सामने बैठी भीड़ बिल्कुल चुप और कंफ्यूज थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। ऊपर से उसका एक्सेंट भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था जो उनके जाने के बाद भी हवा में तैरता रहा। आखिर एक अंग्रेज कवि आम लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाने वाले स्टूडियो में कर क्या रहा था? ये दौरा एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया। लेकिन इस रहस्य का जवाब 2 ऐसी घटनाओं में छिपा था जो दिखने में तो बिल्कुल अलग लगती थीं, पर असल में उन्होंने स्टूडियो के अंदर की पॉलिटिक्स को उजागर कर दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी यानी एमआरए नाम के एक ग्रुप के दौरे की, जो उस अंग्रेज कवि के आने से कुछ ही महीने पहले हुआ था। अब ये जो एमआरए ग्रुप था ना, ये असल में एक इंटरनेशनल एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट था। उन्होंने स्टूडियो में 2 नाटक किए जिनके सेट्स और कॉस्ट्यूम्स इतने शानदार थे कि तमिल ड्रामा पर सालों तक उनका असर रहा। और स्टूडियो के बॉस श्रीवासन ने तो बाहें फैलाकर उनका स्वागत किया था। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है। स्टूडियो का स्टाफ जो गांधी जी को मानता था वो कम्युनिज्म के सख्त खिलाफ था। उनके लिए कम्युनिस्ट एक ऐसा इंसान था जो भगवान को नहीं मानता, जिसे परिवार से प्यार नहीं होता और जो बस अशांति और हिंसा फैलाना चाहता है। तो कई साल बीत गए। इस कहानी के लेखक अशोक मित्रण अब स्टूडियो छोड़ चुके थे, लेकिन फिर 2 ऐसी अचानक हुई मुलाकातों ने इस पूरी पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। हुआ ये कि पहले लेखक ने एक मैगजीन में कहानी का कॉन्टेस्ट देखा। फिर लाइब्रेरी में उसी मैगजीन को देखते हुए एडिटर का नाम पढ़ा, स्टीवन स्पेंडर। नाम कुछ जाना पहचाना लगा। फिर एक दिन एक सस्ती सी किताब खरीदी जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। और जब उसे खोला तो पता चला कि ये उन लेखकों के निबंधों का कलेक्शन है जो पहले कम्युनिस्ट थे और फिर निराश होकर लौट आए। और उन लेखकों में से एक नाम था स्टीवन स्पेंडर। ये किताब द गॉड दैट फेल्ड दरअसल कम्युनिज्म के खिलाफ लिखे गए साहित्य का एक बहुत ही दमदार पीस थी, जिसमें लेखकों ने अपने अनुभव बांटे थे। और बस
रहस्य सुलझ चुका था। जेमिनी स्टूडियो के बॉस श्रीवासन को स्टीफन स्पेंडर की कविता से कोई लेना देना नहीं था। उनकी दिलचस्पी तो उनकी पॉलिटिक्स में थी। उन्हें स्पेंडर एक कवि के तौर पर नहीं, बल्कि कम्युनिज्म के खिलाफ एक बड़ी आवाज के तौर पर चाहिए थे। तो स्टीफन स्पेंडर का वो दौरा कला के बारे में था ही नहीं, वो तो पूरी तरह से विचारधारा के बारे में था। ये जो अनसुलझा रहस्य था, वो असल में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था, जो सबके सामने होते हुए भी छिपा हुआ था। चेन्नई के एक फिल्म स्टूडियो की ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जो आर्ट हम देखते हैं, उसे पर्दे के पीछे की छिपी हुई राजनीति कितनी बार और किस हद तक प्रभावित करती है।